हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक इन ए न्यू वीडियो। तो प्रीवियस वीडियो में अपन ने जो था अपना मेन कॉन्सेप्ट क्या चल रहा है, अपना मेन कॉन्सेप्ट क्लास 8 चैप्टर फर्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के बारे में पढ़ रहे हैं हम। ओके, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में बात करें तो हमने कौन कौन से कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिए। अपन ने प्रिपरेशन ऑफ सॉइल पढ़ लिया, कैसे मिट्टी को तैयार करते हैं। जैसे मैं आपको आपके सामने एक बार इन चीज़ों को नोट डाउन कर देता हूँ। तो अपना मेन कॉन्सेप्ट जो चल रहा है वो चल रहा है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस मतलब फार्मर्स जितनी भी एक्टिविटी करता है खेतों के अंदर वो सब क्या होती है, उसको सबको बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, उनको बोला जाता है। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है, तो अपन ने पहले डिटेल करा था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सबसे पहले मिट्टी को तैयार किया जाता है, फिर क्या की जाती है, फिर की जाती है बुआई जिसको बोलते हैं सोविंग। उसके बाद क्या किया था अपन ने, उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। फिर अपन ने उसके अंदर क्या ऐड किए थे, उसके अंदर मैन्योर जो है, फर्टिलाइज़र जो है वो उनको ऐड किया था। और उसके बाद अपन ने क्या पढ़ा, उसके बाद अपन ने इरिगेशन। इरिगेशन मतलब हमने क्या किया, सिंचाई करी। ओके, उसके बाद क्या हुआ, फिफ्थ पॉइंट तो वो था प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जो खरपतवार है उससे फसल की सुरक्षा करी। ओके, और जब फसल पककर तैयार हो गई तो फिर अपन ने क्या किया, हार्वेस्टिंग। ओके, और हार्वेस्टिंग अनाज अलग करने के लिए जो प्रोसेस करी वो कौन सा था, वो था थ्रेसिंग। ओके, तो इन सब के बारे में अपन ने पढ़ लिया है। पहले किसान जो है मिट्टी को तैयार करता है, फिर बुआई करता है, बीज डालता है, फिर जब फसल उगना शुरू हो जाती है, छोटे छोटे प्लांटलेट होते हैं, तब वो क्या करता है, उसके अंदर खाद डालता है। ओके, तो ये अपन ने पढ़ लिया था। फिर क्या किया उसने, फिर पानी दिया, इरिगेशन की, सिंचाई किया। एक फिक्स इंटरवल के बाद जो है वाटर जो है वो दिया जाता है प्लांट्स को। ओके, ताकि उनका ग्रोथ और डेवलपमेंट सही हो। उस प्रोसेस को क्या बोला, उसको बोला अपन ने इरिगेशन। इरिगेशन के बहुत सारे ट्रेडिशनल मेथड्स और टेक्निक्स जो हैं मॉडर्न, उनके बारे में अपन ने पढ़ा था। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, जब फसल तैयार है, जब फसल जो है अच्छे से डेवलप हो चुकी है, उसके साथ कुछ अनवांटेड प्लांट होते हैं। ओके, वो प्लांट क्या करते हैं, वो मेन क्रॉप जो है उसकी ग्रोथ को रोकते हैं। तो उनको कैसे रिमूव किया जाए, खरपतवार घास को कैसे हटाया जाए, उसके बारे में पढ़ा। और फिर जब फसल तैयार हो गई तो हमने करी हार्वेस्टिंग, हमने करी कटाई। और अनाज अलग करने की जो प्रोसेस होती है फसल से, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं थ्रेसिंग। समझ गए। इसी में एक प्रोसेस पढ़ा था विनोइंग। विनोइंग के अंदर क्या करते हैं, इसी के अंदर हमने एक चीज़ और पढ़ी थी, और वो क्या थी, विनोइंग। विनोइंग के अंदर अनाज जो होता है, जो अनाज हमने हासिल कर लिया है, जो उपज हमारी हो चुकी है थ्रेसिंग करने के बाद, अब उस अनाज के अंदर छिलके हैं, हस्क है, घास फूस है, स्टॉक है, डंठल है, तो हम क्या करते हैं, उस अनाज को ऊंचाई से गिराते हैं। तो जो उसके अंदर के जो छिलके वगैरह हैं हल्के होने की वजह से वो तो उड़कर दूर गिर जाते हैं, और अनाज जो है वो एक जगह ढेर बना लेता है। ओके, तो ये सब जो है अपन ने पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कौन सा है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, और वो कौन सा है, वो है स्टोरेज। ओके, कौन सा है, स्टोरेज। तो अनाज अलग भी कर लिया, अब उस अनाज का क्या करना है, स्टोरेज करना, उसको सही से घर तक लेकर जाना, और फिर जो है उसका भंडारण करना, उनको सही से सही बर्तनों के अंदर, जो उसको कैसे सेफ रखा जाए, कौन से प्लांट की लीव्स को काम में ले उसके साथ, या कौन सा केमिकल उसके साथ रखें ताकि उसके अंदर जो है इल्लियाँ वगैरह या अदर कोई भी पेस्ट जो है वो उसको नुकसान न पहुंचा सके। तो स्टोरेज कैसे करेंगे वो सब हम अब जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ तक अपन ने कंप्लीट कर लिया था, पेज नंबर 11 है ये, मैं आपको बता दूँ एक बार। पहले तो ये पढ़ते हैं अपन, ये थ्रेसिंग पढ़ लिया है, ये कंबाइन मशीन के बारे में आपको बता दिया गया है। चलिए ये क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। ओके,
ओके, कटाई के जब अनाज काट लेते हैं अपन खेतों के अंदर और अनाज जब निकाल लेते हैं तो उत्सव और त्यौहार का समय होता है वो, क्योंकि वो क्या होता है, किसान की मेहनत का फल का समय है। ओके, जो इस धूप के अंदर ऐसे क्लाइमेटिक कंडीशन के अंदर किसान ने जो मेहनत करी है, अब उसका नतीजा आना है। ओके, उसको फसल मिलनी है, उसको अनाज मिलना है। आफ्टर 3 and 4 months of hard work there comes the day of the harvest। 3 से 4 महीनों की कड़ी मेहनत के बाद जो है हार्वेस्टिंग का समय आता है, जो फसल है उसकी कटाई करी जाती है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप लेडन विद ग्रेन्स फिल द हार्ट्स ऑफ फार्मर विद जोय एंड ए सेंस ऑफ वेल बीइंग। देखिए कितनी अच्छी बात बोली है। द साइट ऑफ गोल्डन फील्ड्स, क्या है ये गोल्डन फील्ड्स? एक फसल जो खेत के अंदर खड़ी है, ओके, जिसमें अनाज है, ओके, और पूरा का पूरा फसल, आपने गेहूं की फसल जब पककर तैयार हो जाती है तो उसका फील्ड देखा होगा, एकदम सुनहरा, एकदम गोल्डन। ओके, तो वो जो खुशी होती है किसान को, वो फसल जिसके अंदर अनाज है, वो लहलहाती फसल जो देखकर खुशी होती है किसान को, ये उसकी बात कर रहा है। द एफर्ट्स ऑफ द पास्ट सीजन हैव borne fruit and it's a time to relax and enjoy a little। तो ये वो समय है जब उसके एफ़र्ट्स जो उसने पास्ट में किए हैं, अपने पिछले कुछ महीनों में उसने जो एफ़र्ट किए हैं उसको फल मिलने वाला है। ओके, ये उसके रिलैक्स का समय है, ये उसके एंजॉय का समय है, क्योंकि अब उसने जो मेहनत करी है उसका फल उसको मिलने वाला है। द पीरियड ऑफ हार्वेस्ट इज़ दस ऑफ ग्रेट जॉय। तो हार्वेस्ट का जो समय होता है वो इसलिए बहुत खुशी भरा होता है और हैप्पीनेस वाला होता है इंडिया के सभी पार्ट्स में। मैन एंड वीमेन सेलिब्रेट इट विद द ग्रेट एंथुसियाज्म। और जो मैन हो चाहे वीमेन, ओके, महिला, औरत, मतलब किसान की पूरी फैमिली जो होती है उसको बड़े एंथुसियाज्म के साथ, बड़े उत्साह के साथ सेलिब्रेट करती है, मनाते हैं वो इस चीज़ को। स्पेशल फेस्टिवल्स एसोसिएटेड विद द हार्वेस्ट सीज़न। अब जिस समय हार्वेस्टिंग करी जाती है उसी समय हमारे देश के अलग अलग त्यौहार में जो अलग अलग त्यौहार मनाए जाते हैं अलग अलग पार्ट में, जैसे पोंगल है, बैसाखी, होली, दिवाली, नवायन एंड बिहू, ये अलग अलग सेलिब्रेट करने का तरीका है। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं जो ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, जो मनाए जाते हैं हार्वेस्टिंग टाइम पर। ओके, पोंगल, बैसाखी, होली, दिवाली, नवायन, नवन्या एंड बिहू। ओके, तो अब जो है चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस्ड इज़ एन इम्पोर्टेंट टास्क। फूड जिसको ऑब्टेन कर लिया गया है, अनाज जिसको अच्छे से निकाल लिया गया है, सेपरेशन ऑफ ग्रेन कर लिया गया है। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अनाज हमने निकाल लिया है, अगर उस ग्रेन को, अगर उस अनाज को जो हार्वेस्ट कर लिया गया है, अगर उसको लंबे समय तक रखना है, लॉन्गर टाइम, अगर उसको लंबे समय तक उसको सेफ़ रखना है, किससे सेफ़ रखना है? मॉइस्चर, नमी से। अब नमी क्या होती है? जो आप जानते हो बारिश के समय कैसे ह्यूमिड हो जाता है टेम्परेचर, जो वाटर वेपर प्रेजेंट होती है हवा के अंदर, वही डिसाइड करती है मॉइस्चर को, नमी को। तो नमी ज़्यादा होगी तो अनाज जो है वो ख़राब हो जाता है, सड़ने गलने लग जाता है। ओके, फंगस उसके ऊपर डेवलप होने लग जाती है। ओके, मतलब नमी वाला जो जगह है उसमें हमको फूड स्टोर नहीं करना चाहिए घर में। इंसेक्ट से हमको उसको बचाना चाहिए। बहुत सारे पेस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, जब स्टोरेज करते हैं तो वो पेस्ट जो है वो लग जाते हैं अनाज को और वो उसको नुकसान पहुंचाते हैं। चूहों से बचाना है और अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे फंजाई हैं, उन सब के प्रोसेस ना हो अनाज के ऊपर, उन सब से हमें क्या है, अनाज को सुरक्षित रखना है। ओके, हार्वेस्टेड ग्रेन है मोर मॉइस्चर। अब हार्वेस्टेड जो ग्रेन है, अभी अभी जो अनाज हम निकाल कर लाए हैं, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है। क्यों? क्योंकि वो प्लांट का पार्ट था और प्लांट को वाटर की सप्लाई हो रही थी, ओके, कंटिन्यूसली, मतलब उसके अंदर अभी बहुत सारी नमी है।
इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अगर आप उनको बिना सुखाए अनाज को अगर उसको स्टोर कर लोगे, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, तो वो ख़राब हो सकता है वो अनाज, या उस पर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फंगस जैसे वर्क कर सकते हैं, काम करके उसको ख़त्म कर सकते हैं। उससे क्या होगा, मेकिंग देम अनफिट, तो वो अनाज जो है वो खाने के लिए अच्छा नहीं रहेगा, अनफिट फॉर यूज़ और फॉर जर्मिनेशन, और ना ही उसका जो है जर्मिनेशन होगा। जर्मिनेशन क्या होता है, जब आप सीड को जो है मिट्टी में डाल देते हो और उससे जो है छोटा प्लांटलेट जो है वो डेवलप हो जाता है, तो मतलब उसका जर्मिनेशन हो गया है। तो ये बता रहा है कि अगर आपने अनाज को बिना सुखाए उसको अगर स्टोर कर रहे हैं आप, ओके, तो वो क्या हो जाएगा, वो जल्दी ख़राब हो जाएगा, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे, ना वो खाने के लिए अच्छा रहेगा। तो हमें अनाज को अच्छे से सुखाना चाहिए, उसके बाद उसका स्टोरेज करना चाहिए, जो स्टोरेज टैंक होते हैं उसमें उसके बाद डालना चाहिए। हैंस बिफोर स्टोरिंग देम, तो उनको स्टोर करने से पहले द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड, हमें अनाज को अच्छे से क्या करना चाहिए, सुखाना चाहिए, टू रिड्यूस द मॉइस्चर, ताकि उसका जो मॉइस्चर है उसके अंदर जो नमी है वो कम हो जाए। दिस प्रिवेंट द अटैक बाय इंसेक्ट, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो इससे क्या क्या अनाज जो है वो बच सकता है, ना तो उस पर पेस्ट का कोई नुकसान होगा। अभी पेस्ट क्या होते हैं तो इसके बारे में मैंने आपको बता दी है। पेस्ट इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट को पेस्ट बोलते हैं, लेकिन ये पेस्ट वो होते हैं जो खेती को नुकसान पहुंचाते हैं, जो अनाज को नुकसान पहुंचाते हैं, उन इंसेक्ट को हम क्या कह देते हैं, उनको हम पेस्ट कह देते हैं। ओके, तो मॉइस्चर जो है अनाज के अंदर नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या कह रही है तो इसके बारे में, आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट, तो इनके यहाँ इनके घर में कोई ड्रम है लोहे का, और उसके अंदर ये अनाज को स्टोर करके रखते हैं। ओके, और उसने देखा है कि उसकी जो माता जी हैं, उनकी जो मदर है, वो कुछ सूखी नीम की पत्तियां जो उनके साथ रखते हैं। तो ये बोल रही आई वंडर वाई, तो वो ऐसा क्यों करती है, मैं इस चीज़ को लेकर आश्चर्यचकित हूँ, ऐसा जो है इसका कहना है। तो आइए जानते हैं, ये पेज नंबर 12 है, ऊपर का व्यू दिखाते हैं पहले आपको। ये देखिए बड़े बड़े टैंक, इनको बोलते हैं साइलो। क्या साइलो, नीचे आपको नेम भी दिखाई दे रहा होगा। जो अनाज है बड़े पैमाने पे स्टोर करके, जैसे अभी जो है ऐसी कंडीशन है देश में, आपको पता है लॉकडाउन और उसके बाद जो है ये अनलॉक की प्रोसेस चल रही है, लोगों को अनाज डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, राशन डीलर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो जो हमारी भारतीय सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, वो इतने बड़े फूड का स्टोरेज कहाँ रखती है, तो देखिए इनमें रखती है। ये जो आपको टैंक दिखाई दे रहे हैं साइलो, ये बड़े बड़े टैंक, इनके अंदर अनाज को सुरक्षित रखा जाता है। ओके, और इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं साइलोज। क्या बोलते हैं इनको, साइलोज। समझ गए होंगे आप। फिर देखिए एक तरफ आपको जो है गोदाम दिखाई दे रहा होगा ऐसा, ये तो आपने देखा होगा जनरली। ओके, किसान जब अनाज लाता है तो अपने घर में ऐसे सेट करता है उसको, या फिर गोदाम देखे होंगे आपने जो दुकान है उनके अंदर। स्टोरेज ऑफ ग्रेन इन गनी बैग्स, इनमें क्या है, गनी बैग्स के अंदर क्या अनाज को स्टोर कर के रख रखा है, जो ग्रेनरीज हैं गोदाम में उसके अंदर। तो आगे बढ़ते हैं। फार्मर्स स्टोर ग्रेन इन जूट बैग और मेटेलिक बिन्स, तो फार्मर जो है वो अनाज को स्टोर करते हैं या तो किसी जूट बैग के अंदर, जूट का जो बैग होता है, बोरी हम जिसको बोलते हैं, उसके अंदर, या फिर कोई मेटेलिक बिन, कोई मेटल का बड़ा डब्बा होता है। ओके, जैसे अभी अभी ड्रम के बारे में आपने पढ़ा था, आयरन ड्रम, तो इनके अंदर जो है किसान जो है अपने फूड को क्या करता है, स्टोर करता है। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज़ डन इन साइलोज, लेकिन अगर बहुत बड़े पैमाने पर, अगर लार्ज लेवल पर जो है फूड को स्टोरेज करना पड़े या फूड को स्टोर करके रखा जाए, तो वो कहाँ रखा जाता है, वो रखा जाता है साइलोज में एंड ग्रेनरीज, जो गोदामें होती हैं उनके अंदर। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट लाइक रेट्स एंड इंसेक्ट्स, ताकि उनको जो है पेस्ट से बचाया जा सके, चूहों से बचाया जा सके, और जो इंसेक्ट होते हैं उनसे बचाया जा सके। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन एट होम, तो सूखी नीम की पत्तियां जो उनको यूज किया जाता है हमारे घरों के अंदर। आपने देखा होगा जो टैंक होते हैं जिनके अंदर हम अनाज को डालते हैं, उसके अंदर क्या है, सूखी नीम की पत्तियां साथ में डालते हैं।
For storing large quantities of grain in big godowns, specific chemical treatment are required to protect them from pests and microorganisms. Okay. अच्छा, वो जो सूखी नीम की पत्तियाँ होती हैं, आप जानते हो नीम जो है कितना ज़्यादा, उसके अंदर कुछ ऐसे एल्कलॉइड्स होते हैं नीम के अंदर जो क्या करते हैं, जो केमिकली ऐसा मतलब उसके अंदर जो है एक ऐसा स्मेल क्रिएट कर देते हैं जिसमें इंसेक्ट वगैरह जो है डेवलप नहीं होते, पेस्ट वगैरह जो है डेवलप नहीं होते. ओके. तो उसको एज ए मतलब एक केमिकल के तौर पे समझ सकते हैं आप, हम उसको काम में लेते हैं. ओके. उसके अलावा फूड स्टोरिंग लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ग्रेन, जहाँ पर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में गोडाउन्स वगैरह में फूड को स्टोर करके रखा जाता है, तो वहाँ पर क्या किया जाता है, अनाज के साथ कुछ केमिकल डाला जाता है, या अनाज के जो है ट्रीट किया जाता है विद केमिकल्स, ताकि उसमें जो है कोई भी इंसेक्ट वगैरह या कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो वो डेवलप ना हो पाए. ओके. फिर जो है, तो ये तो था फूड. अब चलते हैं आगे. फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमारे फूड का एक और सोर्स. अच्छा, अपन ने खेती बाड़ी का जो है पूरा कंप्लीट कर लिया है, मैं आपको बता देता हूँ. फूड फ्रॉम एनिमल्स. ओके. एनिमल से भी तो हमको फूड मिलता है, जैसे मिल्क, किसे, काऊ, बफेलो, सी गोट, सी कैमल, इनसे जो है हमको दूध मिलता है. तो अनाज का हमारे फूड का मुख्य हमारा जो फूड है, उस फूड का मेन सोर्स कौन है एक्चुअल में? मेन सोर्स है प्लांट्स. ओके. जो भी सीरियल्स अनाज जो हम खाते हैं किससे मिलता है? प्लांट से मिलता है. जो भी फ्रूट्स हम लेते हैं वो फ्रूट्स भी किससे मिलते हैं? प्लांट से. जो भी वेजिटेबल्स हम कंज्यूम करते हैं वो वेजिटेबल्स भी किससे मिलते हैं? प्लांट से. स्पाइसेस, जो मसाले होते हैं वो भी किससे मिलते हैं? प्लांट से. जो पल्सेस, जो दालें होती हैं वो भी किससे मिलते हैं? प्लांट से. तो हमारे फूड का सबसे बड़ा पार्ट जो है वो किससे आता है? इट कम्स फ्रॉम प्लांट्स. वो किससे आता है? प्लांट से आता है. वेजिटेबल्स, स्पाइसेस, सीरियल्स, फ्रूट्स, पल्सेस, ये सब जो है हमको किससे मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं. लेकिन हमारे कुछ फूड आइटम्स जो है वो हमको किससे मिलते हैं? वो हमको एनिमल से भी मिलते हैं. तो आइए उसकी भी जानकारी कर लेते हैं. After completing this table, you must have seen that like plants, animals also provide us with the different kinds of food. ये बोल रहा है कि इस टेबल को अगर आप कंप्लीट करोगे, जैसे मिल्क जो है वो हमें इससे मिलता है, मीट जो है, एग जो है, उन एनिमल्स के हमें उसमें नेम लिख देना है. ओके. जिनसे हम ये चीज़ें ऑब्टेन करते हैं. तो वो डिफरेंट फूड आइटम जो हमको एनिमल से जो है ऑब्टेन होते हैं, मिलते हैं. मैनी पीपल्स लिविंग इन कोस्टल एरियाज कंज्यूमिंग फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट. अब ये बोल रहे हैं कि बहुत सारे लोग जो हैं जो कोस्टल एरियाज़ में रहते हैं, कोस्टल एरिया मतलब समुद्र के नज़दीक रहते हैं. ओके. तो वहाँ के लोग जो है उनका फूड का मेन पार्ट क्या होती है? मछली. जैसे आपने कर्नाटका है, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल है, ओके, तमिलनाडु है, उड़ीसा है. तो ये जो स्टेट हैं ये कहाँ? ये कोस्टल है, मतलब इनके जो कोस्टल एरियाज़ हैं, ओके, समुद्र के किनारे इन पे लगते हैं. तो वहाँ के लोगों का मुख्य जो फूड है, मेन फूड जो है वो फ़िश है. ओके. फ़िश को वो क्या करते हैं? एज ए मेजर पार्ट ऑफ फूड जो है, डाइट है, वो काम में लेते हैं. इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्नड अबाउट द फूड डेट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स. We have just seen that the process of crop production involves a number of steps like selection of seeds, sowing, etc. तो इस चैप्टर में ये बोल रहा है कि पीछे की क्लासेस में आपने पढ़ा था कि कैसे हमें जो है प्लांट्स फूड देते हैं, और कैसे प्लांट जो है वो एक मेजर पार्ट है हमारे फूड का, और वैसे ही एनिमल्स जो हैं वो भी हमको फूड देते हैं. इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा? तो इस चैप्टर में हमने क्रॉप प्रोडक्शन की बहुत सारे मेथड्स पढ़े. स्टेप बाय स्टेप जाना हमने कि कैसे क्रॉप प्रोडक्शन किया जाता है, कैसे फसल उगाई जाती है. हमने बीजों के बारे में जाना, बुआई के बारे में जाना. सिमिलरली उसी तरीके से एनिमल्स रेयर्ड एट होम और इन फार्म्स, इसी तरीके से जानवरों को भी पाला जाता है घरों में या फार्म हाउस में या फार्म्स में, खेतों में. हैव टू बी प्रोवाइडेड विद प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर. ओके. उनको प्रॉपर फूड जो है वो प्रोवाइड किया जाता है, रहने के लिए जगह जो है वो मुहैया करवाई जाती है. ओके. और उनका ध्यान भी रखा जाता है. ओके. तो उनसे हमें क्या मिलता है? उनसे हमें दूध हो गया, दूध के लिए हम जानवरों को जो है पालते हैं, मीट के लिए या एग, अंडे के लिए.
जब ये प्रोसेस लार्ज स्केल पे की जाए, बड़े पैमाने पे, व्हेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। मतलब आप जो है एनिमल्स को पाल रहे हैं, ओके, बड़े पैमाने पे, ओके, उनसे आप बहुत ज़्यादा दूध का प्रोडक्शन करवा रहे हैं मीट के लिए या एग के लिए, तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू समझाऊं, जैसे खेत में अपन ने एक तरफ जो है अपना क्रॉप प्रोडक्शन चल रहा है, हमने फसल लगा रखी है और फसल उग रही है एक तरफ, और एक तरफ वहीं पर छोटा सा तालाब बना के चिकनी मिट्टी का, उसके अंदर मछलियाँ पाल रहे हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये क्या आती है, ये क्या बोलते हैं इसको, एनिमल हस्बेंड्री, ओके। या मान लीजिए एक छोटा कोई जगह जो है उसको फिक्स करके वहाँ पर जो है हम गाय को या भैंस वगैरह है उनको पाल रहे हैं, उनसे दूध का प्रोडक्शन करवा रहे हैं, तो ये सब जो है वो किसके अंदर आता है, वो आता है एनिमल हस्बेंड्री, ओके। तो ये था अपना चैप्टर। आगे लास्ट एक लाइन देखिए, फ़िश इज़ ए गुड फॉर हेल्थ। फ़िश जो है बहुत अच्छी है, अपनी हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छी है, क्योंकि उसके अंदर लिवर ऑयल्स, फ़िश जो है उसके अंदर विटामिन डी, इनका बहुत ज़्यादा जो है रोल है, बहुत ज़्यादा जो है ये फ़िश के अंदर मौजूद है, तो इसलिए जो है फ़िश बहुत अच्छा सोर्स है विटामिन्स का, ओके। तो ये था ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, ओके। उसके बाद जो है सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर ही लिया अपन ने, फर्स्ट कंप्लीट हो ही गया। थर्ड चैप्टर जो उसको स्टार्ट करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड।